आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है एल्वेलाई यानी लंग्स से लेके टिश्यू तक। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से लंग्स तक कैसे होता है और लंग्स में वो कैसे कैपिलरीज से एल्वेलाई में जाता है और किस फॉर्म में जाता है। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी पे हम बात करेंगे कि क्या क्या होगा। ये हमारा एट्रियल साइड है, और ये वीनस साइड है। और ये कैपिलरी है, और टिश्यूज प्रेजेंट है। अब टिश्यू जो है वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन से कंटिन्यूसली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड 1 मिनट में बनता है और कितना ऑक्सीजन सप्लाई होता है 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिर्फ 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होता है, बट 250 ml ऑक्सीजन सप्लाई होता है टिश्यू को। ये 250 कैसे आया? हमने देखा था कि 100 ml ब्लड क्या कर रहा था? 100 ml ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, और 1 मिनट में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है? 5 लीटर। तो 5 लीटर ब्लड कितना सप्लाई करेगा? 5/100 इंटू 5 लीटर 5000 ml। तो ये आ जाएगा 250 ml ऑक्सीजन। अब एक बात देखते हैं कि ये ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रहा है वो 250 ml हो रहा है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो 200 ml ही हो रहा है। डिफरेंस क्यों 550 ml का? तो हम एक एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्मूला देखेंगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये एनर्जी बनाता है ATP। ये निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इस रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml बन गया, लेकिन कुछ ऑक्सीजन जो है वो वाटर की फॉर्म में भी निकलते हैं, इसीलिए 250 ऑक्सीजन सप्लाई करता है ब्लड टिश्यू को, बट टिश्यू जो है वो सिर्फ 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड ही बना पाता है, और बाकी का ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में बन के रिलीज करता है। अब हम देखेंगे कि इस तरफ का जो पार्शियल प्रेशर है, एट्रियल साइज का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इस तरफ का जो वीनस पार्शियल प्रेशर होता है PCO2 = 46 mm of Hg। अब हम देखते हैं कंटेंट का, जो कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वो होता है इधर 48 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड में 48 मिलीलीटर CO2 होता है, वैसे ही 100 मिलीलीटर वीनस ब्लड में कितना CO2 प्रेजेंट होगा? कंटेंट देखें CO2 का, तो ये होगा 52 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर वीनस ब्लड। ये जो डिफरेंस है ये 4 मिलीलीटर का है, मतलब कि सिर्फ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है
सिर्फ 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि एक 100 ml ब्लड है, यहाँ पे 100 ml ब्लड को सिर्फ 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और वो अपना जो 48 मिलीलीटर का उसका कंटेंट था, वो वीनस साइड में कितना हो जाएगा, 52 मिलीलीटर। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 40 टू 46 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब हमें ये देखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कितनी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। बट इसका मतलब ये नहीं कि 4 मिलीलीटर CO2 डिसॉल्व हो जाए और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्योंकि इसके लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो कि वीनस साइड में ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, कि 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर ले 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में और उसको ट्रांसपोर्ट कर दे। तो ये जो 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड है ये 63% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट HCO3- और 7% कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 4 ml का 7% ही सिर्फ डिसॉल्व हो पाता है, किसमें, प्लाज्मा में। तो ये क्या जाएगा, डिसॉल्व होके। अब कितना रह गया, 30%। 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगा कार्बन अमीनो कंपाउंड की फॉर्म में। अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट के बारे में। ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, RBC। RBC के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में नेगेटिव पोलैरिटी होती है, ये प्रोटॉन्स को बाइंड कर सकता है या प्रोटॉन के साथ बाइंड कर सकता है। अभी तक हमने देखा कि सेल्स जो है या टिश्यू है वो कंटिन्यूसली CO2 रिलीज करते हैं, और ये CO2 ब्लड में जाता है, और क्या यहाँ पे 4 ml CO2। अब इस 4 ml CO2 में से 63% CO2 यहाँ आएगा, कितना आएगा, 63% CO2। और RBC के फ्लूइड में वाटर प्रेजेंट होता है, इसके साथ मिल के एक कंपाउंड बनाता है, वो बनाएगा H3CO2, सॉरी H3CO3 कार्बोनिक एसिड, सॉरी H2CO3 कंपाउंड बनाएगा। ये कंपाउंड बनाता है एक एंजाइम की प्रेजेंस में। वैसे तो ये अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, बट इनकी मिक्सिंग की प्रोसेस को या कैटेलाइज करता है एक एंजाइम। ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एसिड वो ब्रेक हो जाता है H प्लस में, यानी कि प्रोटॉन प्लस HCO3-। ये भी इसी एंजाइम की कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। ये रिवर्सिबल है, रिवर्स करते टाइम पे भी, यानी कि लंग्स में जब रिएक्शन रिवर्स होगा तब भी
कार्बनिक एनहाइड्रेज ही हेल्प करेगी इनको रिवर्स करने में। अभी हम ये देखेंगे कि H3 का कंसंट्रेशन, मतलब कि जो HCO3 है, जो बाइकार्बोनेट है, ये तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि प्लाज्मा ब्लड की तरफ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है लंग्स तक। बट जो H+ है वो क्या करेगा, जो ये प्रोटॉन है, जो एट्रियल साइड में pH होता है ब्लड का, वो होता है 7.40। अगर ये प्रोटॉन ऐसे ही ब्लड में मूव करता रहा, फ्रीली मूव करा, तब ये प्रोटॉन जो है ब्लड के pH को एसिडिक में चेंज कर देती है, और ये डेंजरस है। इसीलिए क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन में नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं प्रोटीन्स पे, ये इनके साथ बाइंड कर लेता है, H+, 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 H+। अब ब्लड में प्रोटॉन इतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने बाइंड कर लिया है इसके साथ हीमोग्लोबिन में। तो इस टाइम जो वीनस साइड का pH है वो इतना इंक्रीज या डिक्रीज एसिडिक नहीं हुआ, स्लाइटली एसिडिक हुआ, वो हुआ 7.36। यहाँ पे 7.40 था, और एसिडिक हुआ मतलब इतना नहीं हुआ कि सिस्टम को अफेक्ट कर सके। अब HCO3 आरबीसी के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। इससे बचने के लिए क्या करता है, ये कार्बोनेट और क्लोराइड शिफ्टर है, ये HCO3 को बाहर निकाल देगी और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ये लंग्स तक चली जाएगी। बट इसी के साथ में ये क्लोराइड को भी अंदर ले जाती है, और क्लोराइड के साथ साथ H2O भी अंदर चला जाता है। अब जो HCO3 था वो चला गया। अब 4 मिलीलीटर ब्लड में ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो 63% था वो तो चला गया कार्बोनेट के फॉर्म, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, लेकिन और 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो तो डिसॉल्व होके चला गया, डिसॉल्विंग प्लाज्मा। बट अभी भी 30% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाता है कार्बामिनो कंपाउंड के फॉर्म में। कार्बामिनो कंपाउंड क्या होता है, कार्बामिनो कंपाउंड जब कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन रिएक्ट करते हैं तब बनाता है कार्बामिनो कंपाउंड। कार्बामिनो कंपाउंड में जो मेनली होता है वो है हमारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और जो दूसरा बनता है वो बनता है कार्बामिनो प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन ही है, बट ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलता है, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, इनके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बामिनो प्रोटीन। अब ये इस फॉर्म में तो यहाँ से चला गया। ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रैंड या जो ग्लोबुलिन चेन होता है, ग्लोबुलिन चेन इस तरफ नेगेटिव पोलैरिटी के साथ COO नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव मांझे H+ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जो जुड़ा था, और यहाँ पे जो होता है वो NH2 प्रेजेंट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो बनाएगा
वो बनाएगा NH COOH। अब हम देखते हैं कि लंग में क्या होता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करता है तो जो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता है। कैसे? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके H+ के फॉर्म में बना तो H+ जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने पे जो हीमोग्लोबिन है वो लेस इफेक्टिवली रिएक्ट करता है या बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब कि हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी पावर है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को डिलीवर होता है। इसी को बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट मतलब कि ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा अमाउंट रिलीज होगा टिश्यू से ब्लड में, तो वो जो है उतने ही पावर के साथ या उतने ही कंसंट्रेशन के साथ वो ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देगा टिश्यूज के लिए। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। यही है बोर इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि लंग्स में ऑक्सीजन कैसे, ये सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये एल्वेलाई है, और ये कैपिलरीज है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है आरबीसी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में लास्ट में और यहाँ पे H+, H+, H+ और H+ प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और HCO3- प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एल्वेलाई में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा यहाँ पे एल्वेलाई में वो कितना होगा? वो कम होगा। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 46 mm of Hg। तो सबसे पहले, मतलब कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिसॉल्व फॉर्म में वो बाय सिंपल डिफ्यूजन एल्वेलाई में जाएगा। अब जो इस ब्लड का पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो क्या होगा? उसके बाद जो कार्बा अमीनो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड? कार्बा अमीनो कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये ब्रेक होगा CO2 में, फिर ये आरबीसी के फ्लूइड में घूमेगा, और ये फिर बाय सिंपल डिफ्यूजन ये आएगा कहाँ पे? प्लाज्मा में, एंड फिर ये जाएगा एल्वेलाई में बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब क्या है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये क्या करेगा? बाइकार्बोनेट को अंदर लेके आएगा और क्लोराइड को बाहर ले जाएगा। अब क्या होगा? ये जो बाइकार्बोनेट है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के जाने से जो पीएच है वो बेसिक होता जा रहा है। अब ब्लड को बेसिक होने से रोकना है,
तो ये क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, H2CO3। इसको कौन हेल्प कर रहा है बनने में, ये इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो है ये ब्रेक डाउन होगा इसका किस किस फॉर्म में, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आरबीसी के फ्लूइड में, फिर ये जाएगा प्लाज्मा में, एंड देन प्लाज्मा के बाद ये चला जाएगा CO2 में। फिर ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज हो जाएगा, PCO2 40 हो जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट करता है एल्विलाई में। इसके बाद पड़ता है कि एक इफेक्ट आता है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है कि एल्विलाई से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन जैसे जैसे हीमोग्लोबिन में बाइंड करता है वैसे वैसे ये जो प्रोटॉन की है इसकी डीलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड प्रोटॉन की डीलोडिंग होने से ये प्रोटॉन जो है H3CO3 से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जाता है। इसी को जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में अटैच्ड होता है या बाइंड करता है तब हीमोग्लोबिन है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है प्रोटॉन के साथ और प्रोटॉन रिलीज करता है। तो ये खत्म हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन।